पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मध्य युग के एक प्रसिद्ध विचारक हैं सेंट थॉमस एक्विनास। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में यूनान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से राजनीतिक चिंतन पनपा। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये उसके प्रमुख आधार रहे, लेकिन मध्य युग तक आते आते ये सारी परंपराएं विलुप्त हो गई और जो तार्किक और बौद्धिक तरीके से राजनीतिक चिंतन का विकास हो रहा था वो अवरुद्ध हो गया। धर्म महत्वपूर्ण हो गया और मध्य युग के जितने भी विचारक थे उन सभी के विचार धर्म से प्रेरित रहे। उनमें विश्वास, श्रद्धा, समर्पण इन सब का बाहुल्य रहा और विवेक और तर्क इनका अभाव रहा। मध्य युग की इसी परंपरा में सेंट थॉमस एक्विनास हमारे सामने आते हैं और सेंट थॉमस एक्विनास मध्य युग के अन्य विचारकों से कुछ अपना अलग स्थान रखते हैं और इसका कारण ये है कि मध्य युग की जो परंपरा चल रही थी राजनीति के ऊपर धर्म को महत्व देने की, उसमें एक्विनास कुछ भिन्नता रखते हैं और वो अरस्तु के चिंतन को पुनर्जीवित करते हैं। उनके विवेकवादी तरीके और तर्कवादी तरीके के साथ ही वो राजनीति के अपने महत्वपूर्ण विचारों को प्रस्तुत करते हैं और इनको मध्य युग का ईसाई अरस्तु भी कहा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्विनास ने राज्य के संदर्भ में अपने क्या मत व्यक्त किए, क्योंकि राजनीतिक चिंतन में की जब हम बात करते हैं तो राज्य एक महत्वपूर्ण इकाई है और यहाँ पे 2 संस्थाओं को लेकर बात की जाएगी, राज्य और चर्च। मध्य युग के सभी विचारकों ने, जैसे सेंट ऑगस्टाइन है, मार्शल पेडुआ हैं, इन्होंने सभी ने चर्च को बहुत महत्व दिया और राज्य को बहुत ही गौण कर दिया। राजा को चर्च की और पोप की आज्ञा के अनुसार ही चलना है, इस तरीके की उनकी विचारधारा रही। एक्विनास ने थोड़ा सा अपना अलग मत व्यक्त किया क्योंकि एक्विनास अरस्तु के विचारों से प्रभावित हैं। तो यहाँ पर एक्विनास ने जीवन के 2 लक्ष्य बताए, एक तो लौकिक लक्ष्य, एक पारलौकिक लक्ष्य। लौकिक लक्ष्य में उन्होंने राज्य की श्रेष्ठता सिद्ध की और ये बताया कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, यह बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे एक बात महत्वपूर्ण है कि ईसाई चिंतन में जो भी विचारक अपनी बात कह रहे थे वो राज्य को मनुष्य के पाप का परिणाम मानते थे, क्योंकि ईसाई धर्म में एक कहानी प्रचलित है जिसके अनुसार आदम और हव्वा इनको स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया और ये कहा गया कि वहाँ की कोई चीज़ जो है नहीं छूनी, नहीं खानी है, लेकिन उन्होंने एक फल दिया था वहाँ से ईश्वर ने और ये फल नहीं खाना है, इस तरीके की कहानी है। लेकिन उन्होंने ईश्वर के कानून का उल्लंघन किया, उस फल को खा लिया और इस कारण वापस से वो स्वर्ग नहीं जा पाए, तो इस पृथ्वी पर ही वो रह गए और इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति हुई। चूँकि ये पाप आदम और हव्वा ने किया था तो इस पाप का परिणाम है कि राज्य की उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म में ये कहानी प्रचलित है। सभी जो मध्य युग के विचारक हैं वो इसी बात का अनुसरण करते हैं, लेकिन यहाँ एक्विनास ने एक भिन्न दृष्टिकोण रखा और ये कहा कि राज्य मनुष्य के पाप का परिणाम नहीं है बल्कि एक स्वाभाविक संस्था है और मनुष्य के जो भी लौकिक लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति राज्य के द्वारा ही संभव है। लेकिन यहाँ पर एक्विनास पर मध्य युग की विचारधारा का भी प्रभाव है और इसीलिए जब वो पारलौकिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं मनुष्य का तो उसमें वो चर्च को महत्व देते हैं और ये कहते हैं कि जो मनुष्य के पारलौकिक लक्ष्य हैं जो इस जन्म के नहीं हैं लेकिन मनुष्य के हित के लिए महत्वपूर्ण है, उनकी पूर्ति चर्च के द्वारा की जाती है और इस कारण पोप और चर्च दोनों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अंतिम रूप से वो चर्च की महत्ता को स्वीकार करते हैं राज्य के ऊपर, लेकिन जैसा कि स्पष्ट है लौकिक लक्ष्यों में उन्होंने राज्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है और
राजा की श्रेष्ठता को भी स्वीकार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यही बताई कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतन एक्विनास द्वारा मध्य युग में दिया गया। हालांकि राज्य के महत्व को लेकर के अरस्तु और प्लेटो बहुत अच्छी बातें और बहुत ही उच्च स्तर का चिंतन प्रस्तुत कर चुके थे, लेकिन मध्यकाल में वो विलुप्त हो गया और बहुत लंबे समय तक वो विलुप्त रहा। तो ऐसे अंधकार के समय में एक आधार स्तंभ के रूप में जब एक्विनास अपनी बात रखते हैं तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसी कारण एक्विनास के इन राज संबंधी विचारों का महत्व है। इसके बाद उनके जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण विचार आते हैं वो है कानून संबंधी विचार। कानूनों के बारे में अरस्तु ने पॉलिटिक्स में बहुत कुछ कहा और कानूनों का बहुत महत्व भी स्थापित किया। प्लेटो कानूनों के विरोधी थे, लेकिन अरस्तु ने पॉलिटिक्स में कानूनों के महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रतिपादित किया। यहाँ हम देखते हैं कि एक्विनास ने कानूनों को 4 भागों में विभक्त किया है: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और दैवीय कानून। तो ये एक बहुत ही संस्थागत तरीके से, तर्कसंगत तरीके से कानूनों का विश्लेषण किया गया है। शाश्वत कानून वो कानून है जो कि सृष्टि के नियामक हैं, जिनसे सृष्टि संचालित होती है। प्राकृतिक कानून थोड़े स्पष्ट होते हैं और वो थोड़े से हमें प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आते हैं, तो वो प्राकृतिक कानून है। मानवीय कानून जो मनुष्यों के द्वारा अपने रोज़मर्रा की आवश्यकताओं को लेकर बनाए जाते हैं, जिनमें दंड व्यवस्था भी होती है। और दैवीय कानून जो ईश्वरीय कानून होते हैं, जिनसे कि चर्च और पोप आदि संचालित होते हैं। तो ये 4 प्रकार के कानून बताए अरस्तु ने, और उन्होंने ये कहा कि मानवीय कानूनों को प्राकृतिक कानूनों के अनुसार होना चाहिए और दैवीय कानूनों को शाश्वत कानूनों के अनुसार होना चाहिए। तो ये एक अलग सी बात उन्होंने बताई है, और मानवीय कानूनों का उन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। ये विवेक पर आधारित होते हैं, और लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि किसी शासक की आज्ञा होती है। विवेक पर आधारित होने के साथ ही साथ किसी शासक का आदेश भी होना चाहिए, क्योंकि जब कानूनों की परिभाषा एक्विनास देते हैं तो वो यूनानी परंपरा और रोमन परंपरा इन दोनों का समन्वय करते हैं, और उस समन्वय के कारण उन्होंने कानूनों को विवेक पूर्ण मानते हुए और उसको किसी शासक के आदेश के रूप में स्वीकार किया है। और मानवीय कानूनों में दंड की प्रक्रिया होती है। मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुसार होने चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं होने चाहिए। यदि कोई मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के विरुद्ध है तो उसकी अवहेलना की जा सकती है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कानूनों के संदर्भ में एक्विनास ने बताई है, और इन सब पर दैवीय कानूनों की श्रेष्ठता सिद्ध की गई है, प्रतिपादित की गई है एक्विनास के द्वारा। लेकिन मानवीय कानूनों का भी अपना महत्व है, और जितनी भी लौकिक व्यवस्थाएं हैं वो मानवीय कानूनों के द्वारा ही संचालित होती हैं। तो कानूनों के संदर्भ में एक वर्गीकरण जो एक्विनास के द्वारा किया गया है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है राजनीतिक चिंतन में, और कानूनों का महत्व उनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि एक्विनास समन्वयवादी पद्धति के समर्थक हैं, और उन्होंने समन्वयवाद के अंदर, जैसा कि हम देख रहे हैं, अरस्तु के साथ सेंट ऑगस्टाइन का समन्वय किया, दर्शन शास्त्र के साथ धर्मशास्त्र का समन्वय किया, और विवेक के साथ विश्वास का समन्वय किया। तो अब इसके अंतर्गत हम ये देख लेते हैं कि अरस्तु जो है वो विवेकपूर्ण पद्धति से अपने चिंतन को प्रस्तुत करते हैं, और सेंट ऑगस्टाइन एक महत्वपूर्ण विचारक है मध्य युग के। उनका पूरा चिंतन विश्वास पर आधारित है, जिसमें चर्च को महत्व दिया गया है, जिसमें पोप को महत्व दिया गया है, और जो ईश्वरीय सत्ता उसको महत्व दिया गया है। तो एक्विनास ने इन दोनों का समन्वय किया, विवेक का भी और विश्वास का भी। और जैसा कि ये भी हमने देखा कि उन्होंने किस तरीके से यूनानी और रोमन परंपराओं का, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन किया।
तो एक मध्य युग में एक समन्वयवादी विचारक के रूप में एक्विनास हमारे सामने आते हैं और यही कारण है कि वो राज्य और चर्च इन दोनों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित कर पाए। इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है इसका द्वंद्व मध्य युग में चल रहा था और सर्वोच्चता असीम शक्तियाँ चर्च और पोप को दी गई थी। यहाँ पे एक बैलेंस जो है एक्विनास ने स्थापित किया। उन्होंने विवेक को भी महत्व दिया, विश्वास और श्रद्धा को भी महत्व दिया। उन्होंने अरस्तु के तार्किक चिंतन को भी अपनाया और ऑगस्टाइन के जो विश्वासपूर्ण चिंतन उसको अपनाया। साथ में अन्य जो, क्योंकि यहाँ हमें देखना होगा कि मुख्य रूप से सेंट ऑगस्टाइन को सेंट थॉमस एक्विनास को एक दार्शनिक के रूप में लिया जाता है, मध्य युग के महान दार्शनिक बोला जाता है, लेकिन उन्होंने साथ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन भी प्रस्तुत किया। उन्होंने संविधानों का वर्गीकरण भी किया, संपत्ति के संदर्भ में भी बहुत ही प्रैक्टिकल विचार अपने रखे हैं और साथ में जो संविधानों के वर्गीकरण, संपत्ति और इन सब को लेकर के राज्य और कानून इन सब को लेकर के जो अपना चिंतन दिया है उसके अंदर राजनीतिक जो दिशा है, चिंतन दिशाहीन हो गया था, उसको एक दिशा प्राप्त हुई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हमें यहाँ देखने को मिला है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि सेंट थॉमस एक्विनास मुख्य रूप से एक संत हैं और जिस तरीके से प्राचीन पाश्चात्य चिंतन के अंदर सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का एक बहुत ही ठोस और बौद्धिक चिंतन सामने आया, वैसा चिंतन तो एक्विनास का हमें प्रतीत नहीं होता। लेकिन एक्विनास इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए और उनका राजनीतिक चिंतन को क्या योगदान रहा, तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो बिंदु ये है कि एक्विनास ने अरस्तु को पुनर्जीवित किया। अरस्तु का चिंतन एक लंबे समय तक तिरोहित हो गया था और लंबा समय कोई बहुत 40-50 साल नहीं बल्कि 700-800 साल के बीच का ये अंतराल रहा। और ये बीच का जो ये अंतराल रहा, क्योंकि 12वीं-13वीं शताब्दी के विचारक हैं एक्विनास और 3री शताब्दी में हमें अरस्तु जो है वो उनका चिंतन हमने पढ़ा। तो अब यहाँ एक लंबा अंतराल रहा समय का, इसके बाद अरस्तु पुनर्जीवित हुए और ये कार्य एक्विनास ने किया। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है थॉमस एक्विनास को। उन्होंने अरस्तु के राज्य संबंधी विचार, कानून संबंधी विचार, संपत्ति के संदर्भ में उनका चिंतन और पूरी उनकी परंपरा उसको पुनर्जीवित उन्होंने किया। तो ये, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा उन्होंने अरस्तु को फॉलो किया, ये भी नहीं है, लेकिन उनको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अरस्तु के राजनीतिक चिंतन को फिर से उद्घाटित किया, सबके सामने उसको वो लेकर आए। और कई मामलों में वो एक दो बिंदु ऐसे हैं जहाँ वो अरस्तु से भी आगे की बात करते हैं, क्योंकि काल का काफ़ी अंतराल है दोनों के बीच में, तो समय के कारण परिस्थितियाँ भी बदली है। अरस्तु ने बात की थी नगर राज्यों की, लेकिन एक्विनास ने बात की है राष्ट्रीय राज्यों की। और ये एक्विनास की एक महत्वपूर्ण देन है कि उन्होंने नगर राज्यों की जगह राष्ट्रीय राज्यों की तरह से सोचना सिखाया और इसी चीज़ को, इसी सोच को आगे बहुत अच्छे तरीके से मैकियावेली ने आगे बढ़ाया। तो ये एक एक्विनास का महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक चिंतन को ये भी रहा है। और जो अरस्तु को जिस तरीके से एक्विनास ने पुनर्जीवित किया, तो आगे के जो विचारक आते हैं उन सभी विचारकों ने अरस्तु के चिंतन को एक्विनास के जरिए हासिल किया। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आगे जितने भी विचारक आएंगे उनको एक जरिया मिला कि अरस्तु ने इस तरीके से अपना चिंतन रखा था, तो उनको एक्विनास के थ्रू
वो चिंतन मिला। और राजनीतिक चिंतन जो इतना आगे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन इतना पुष्पित हुआ, पल्लवित हुआ, तो उसकी ये एक धारा एक्विनास के बीच में से होकर जा रही है और इसका श्रेय थॉमस एक्विनास को जाता है। अगर एक्विनास इस तरीके का प्रयास नहीं करते तो फिर अरस्तु का जो चिंतन है वो हमारे सामने कैसे आता, किस रूप में आता, तो ये एक सोच का विषय है। लेकिन एक्विनास ने एक आगे आने वाले राजनीतिक चिंतकों के लिए एक आधार दिया और उनके सामने अरस्तु के चिंतन को मध्य युग की परंपराओं के साथ मिलाकर प्रस्तुत किया। हालांकि वो मध्य युग के जो परंपराएं हैं उनसे बिल्कुल अलग नहीं हो पाए, उन्होंने चर्च को बहुत महत्व दिया, पोप को भी बहुत महत्व दिया, लेकिन फिर भी राज्य और राजा के महत्व को स्वीकार किया, कानूनों को महत्व दिया, संविधानों के बारे में अपना अच्छा चिंतन प्रस्तुत किया, राष्ट्रीय राज्यों की बात की, संपत्ति के महत्व को बताया। और इन सब कारणों से सेंट थॉमस एक्विनास, जो कि मुख्य रूप से या मूल रूप से एक संत हैं, उन्हें हम एक दार्शनिक होने के बावजूद राजनीतिक विचारक के रूप में देखते हैं और मध्य युग के महान विचारकों में उनका नाम लिया जाता है।